नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज हम बात करेंगे विधानसभा में पेश हो रहे बजट की। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों से लेकर विधायकों के साथ बजट के लिए चर्चा की। इस बार आम लोगों से भी बजट के लिए सुझाव मांगे गए। आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, गोविंद सिंह, विधानसभा पीएस एपी सिंह समेत अन्य नेता और अधिकारी मौजूद रहे। तो बैठक में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो, बिना किसी व्यवधान के प्रश्नकाल चले। बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ ने किसान, गौहत्या, पुरानी पेंशन बहाली और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा कराने का मुद्दा उठाया। ऐसे में बढ़ती महंगाई के दौर में पेश हो रहे इस बजट में आम जनता क्या उम्मीद लगाकर बैठी है? जनता को उम्मीद है कि शिवराज सरकार का पेश हो रहा बजट राहत देने वाला जरूर होगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मैं आप सबके माध्यम से हाथ जोड़ के आग्रह किया है कि नेता प्रतिपक्ष जी को पूरे समय रहना चाहिए, पर वो आपने देखा होगा पिछली बार भी नहीं रहे थे, उसके पहले नहीं रहे, उसके पहले नहीं रहे। जो रहते हैं उनको जिम्मेदारी दे। वो गोविंद सिंह जी पूरे समय रहते हैं। मैं हमेशा सार्वजनिक मांग करता हूँ, सत्य तो ठीक चले, तो न तो खुद रहती है ना जिम्मेदारी देते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। सरकार अपना पक्ष रखती है, हम अपनी बात कहें, और यही विधानसभा का लक्ष्य है, यही सेशन का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सारी है, गौ हत्या की बात है, गौशाला, पेंशन, किसान, फसल बीमा, ये सब चर्चाओं का विषय है और इससे सरकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बात भी हम उठाएंगे। हम चाहते हैं कि जैसे केंद्र सरकार तो बजट में कपड़ा व्यापारियों के लिए किया भी, उन्होंने जीएसटी भी जो बढ़ाई थी वो भी उन्होंने कम कर दी। अब हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भी कपड़ा वालों के लिए कुछ करे, जिससे उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। जो अभी उनको परेशानी हो रही है वो उनकी कम हो सके, जाके कुछ टैक्स में छूट मिले, कुछ राहत मिले, क्योंकि जितना भी टैक्स पेयर आदमी है वो इस समय देश की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। टैक्स पेयर आदमी, जिससे गवर्नमेंट का सारा काम होता है, सारे खर्च होते हैं टैक्स पेयर आदमी से। तो गवर्नमेंट उनके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान रखे, कुछ राहत पैकेज का ऐलान करे। हम लोग यही अपेक्षा रखते हैं। नुकसान हुआ है हम लोगों का, हम केवल ये चाहते हैं सरकार से कि हम लोगों के लिए एक अलग से पैकेज की घोषणा की जाए, जिससे कि हम सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा टैक्सेस में भी कम करें, थोड़ा कुछ और इस हिसाब से पैकेज से हम लोगों को कुछ फायदा मिल सकता है। आदमी पर महंगाई का बोझ न बढ़े, ये एक सबसे बड़ी उम्मीद जो है वो आम आदमी कर रहा है। जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, जब अपना बजट पेश करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें लोक भावन वादे भी रहेंगे, और खास तौर से महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर और युवाओं के रोजगार को लेकर जो वो प्रावधान किए जाने हैं या जो उम्मीदें उनसे की जा रही है उसको कहीं ना कहीं वो जरूर ध्यान में रखेंगे। वैसे तो प्रदेश का बजट है और सभी लोग चाहते हैं कि एक अच्छा बजट देखने को मिले, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को एक अच्छा बजट अलॉट हो, जिससे वो उनका विकास हो, बेहतर काम करे। साथ ही आने वाला वर्ष जो है वो लगभग चुनाव के करीब रहेगा, तो मुझे लगता है कि इस बार का जो बजट है वो सभी को ध्यान रखते हुए ये बजट बनाया जाएगा। सभी को कुछ न कुछ राहत मिलेगी। मुझे लगता है कि हर बार बजट में महिलाओं को खासी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि घर जो है एक गृहिणी के साथ जुड़ा होता है और वहाँ का खाद्यान्न जो है वो भी महिलाओं से जुड़ा होता है, वित्त जो है वो महिलाओं से जुड़ा होता है। तो जब बजट आता है तो महिलाओं को खासी उम्मीद होती है। हालांकि महिलाओं पर एक और घर परिवार चलाने के साथ साथ रोजगार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके घर के जो बच्चे हैं वो चाहती हैं कि उनके बच्चे जो है वो विदेशों में ना जाए, देश में ही उनको कुछ ऐसा मिले कि अपना बच्चा अपने घर में रहे, परिवार में रहे, साथ में रहे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि बजट से उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले। रोजगार कैसे मिल सकता है, क्योंकि नौकरियों में हम देख रहे हैं कि लगातार कमियां आ रही है। तो कमियां भले ही आ रही हैं, लेकिन युवा जो है वो आगे बढ़े, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप हो। के दौर में इस समय हर चीज महंगाई चल रही है, तेलों में महंगाई है, पेट्रोल डीजल में महंगाई है। इस कारण से आम जनमानस पूरा त्रस्त हो चुका है
इन चीज़ों में थोड़ी सी गिरावट होना चाहिए। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिस चीज़ों में इन्होंने टैक्सों को लगा के रखे हैं उन चीज़ों को टैक्सों को कम करें ताकि आम जनमानस इन चीज़ों का उपयोग कर सके। कारोबार में सर जी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और छोटे कारोबारी है। मारामारी महंगाई की है और सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्र में मारामारी होती है। जिस समय नोटबंदी हुई तो गांव में अधिकांश चिल्लर जो पैसे निकल के आए हैं और सिटी के बाहर के जो बड़े व्यापारी है वो चिल्लर लेना पसंद नहीं करते और सरकार ने ऐसी हालत खराब कर दी है कि 1 रुपए के सिक्के 2 रुपए के सिक्के मार्केट में कहीं भी नहीं चल रहा है। तो छोटी सड़कों के निर्माण पर जोर हो सकता है क्या और कस्टमर हायरिंग सेंटर का विस्तार हो सकता है। ऋण माफी के लिए बजट में प्रावधान नहीं है। महंगाई भत्ते का अंतर खत्म हो सकता है। तो क्या इस बजट में खास हो सकता है ये आप समझिए। निवेश को बढ़ावा देने के लिए पंचायत अधिनियम में संशोधन, इसके साथ ही इस बार चाइल्ड बजट सरकार लेकर आने वाली है। देखना होगा इसमें क्या कुछ खास रहता है। तो ये ग्राफिक के जरिए कुछ मुद्दे जिनको हमने समझने की कोशिश की है। आम लोगों को आपने सुना, महिलाओं को आपने सुना, गृहिणियों को आपने सुना। तो उन्होंने बताया कि महंगाई का दौर है, आम जनता को राहत जरूर मिलनी चाहिए। रोजगार का एक बड़ा मुद्दा लोगों ने उठाया है। और साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में इस चर्चा का हिस्सा बनने पर। रंजन जी, मैं समझना चाह रहा हूं सर, आज बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हमने कई लोगों को सुना जिनमें नेता भी रहे और आम लोग भी रहे, गृहिणी रही, महिलाएं रही। रोजगार का मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा गृहिणियों की ओर से उठाया गया है। कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इस बजट में उम्मीद अब लोग कर रहे हैं। आप किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं कि कैसा इस बार का बजट हो सकता है और कैसा होना चाहिए? रंजन जी, देखिए 2 साल तक पूरा कोविड पीरियड का रहा है और न केवल मध्य प्रदेश, पूरा देश या ये कहें कि पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था कोविड से प्रभावित रही है। मध्य प्रदेश अच्छा नहीं है और उसका जो रिफ्लेक्शन दिखा मुझे, सरकार ने लोन बहुत ज्यादा लिया है। मानते हैं कि जो सरकार का बजट है, एनुअल बजट है, उससे कई लोन ज्यादा हो गया। तो जो भी हमारा बजट रहता है उसका बहुत बड़ा भाग वैसे भी लोन को चुकाने में जाता रहा, उसके इंटरेस्ट देने में जाता रहा है। तो मुझे आशंका है कि वो जो राशि है वो बढ़ती जाए। जो पूरा बजट होता है उसमें करीब 50 से 60% आपकी स्थापना, सैलरी है, अलाउंस है और चीजें, पेंशन है, इसमें चला जाता है। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट, कुछ अमाउंट से 10-11% लोन में चला जाता है। बहुत ही कम राशि बचती है, उसमें आपको कल्याणकारी काम भी करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना है। धन्यवाद। जैसे मैंने कहा, कोविड के कारण ऑलरेडी व्यवस्था प्रभावित रही है, उसमें आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, उसको हम एक बार ठीक कर लें, उसके बाद मैं आपसे विस्तार से इस बजट को समझूंगा। क्योंकि जिन तरीके की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, चाहे वो कोविड काल का उदाहरण करें या फिर बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां हैं, उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए और मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसको देखते हुए कैसा इस बार का बजट होना चाहिए, आज ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही क्या कुछ बदलाव हो सकता है। महंगाई को लेकर आम जनता की बात करें, गृहिणियों की हम बात करें, तो सीधा असर जो है इसका वो रसोई के बजट पर पड़ता है। और रसोई का अगर बजट गड़बड़ाता है तो जाहिर तौर पर घर का बजट भी गड़बड़ाता है। तो इसलिए गृहिणियां उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि कुछ ऐसी राहत उनको मिले ताकि उनकी रसोई का बजट ना गड़बड़ाए। महिलाओं ने रोजगार का मुद्दा भी उठाया है और लोग ये चाहते हैं कि इस तरीके की कुछ इनिशिएट सरकार की ओर से लिए जाएं कि बाहर नौकरी के लिए ना जाना पड़े, पढ़ाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। ये बहुत जरूरी है और मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि लोगों को मिलनी चाहिए। इन पर भी लोग खुलकर बात कर रहे हैं। रोजगार पर बात कर रहे हैं, महंगाई पर बात कर रहे हैं, किसानों पर बात कर रहे हैं, महिलाओं पर भी बात कर रहे हैं। तो
बहुत जरूरी है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और कैसे मजबूत हो, और उसको मजबूत और करने के लिए इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ मुद्दे हैं जिनको हम ग्राफिक के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ को भी हम सुन रहे थे, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश की, उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए, ये मुद्दा अहम है और इस पर सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी के नेताओं का भी कहना है, अभी आप नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि विपक्ष का सक्रिय होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सदन के अंदर। तो चलिए एक बार फिर से अपने गेस्ट के पास हम लौटते हैं। रंजन श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए। रंजन जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है क्लियर? जी, ठीक है। रंजन जी, वही देखिए, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि जिस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में जो स्थिति है, मध्य प्रदेश की जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग कैसा बजट सरकार पेश कर सकती है और कैसा बजट अभी के परिस्थितियों के लिहाज से होना भी चाहिए लोगों के लिए? रंजन जी, देखिए, बहुत क्लियर है कि आने वाला साल चुनाव का है, अगला साल 2023। अगले साल अगर सरकार जब बजट पेश करेगी, उसमें चुनाव के लिए बीच में बहुत कम समय रहेगा। तो यही ये बजट है 2022 का, जिसमें सरकार चुनावी जो भी उसकी आकांक्षाएं होंगी सरकार की, जो चीजें पूरा करना चाहेंगी वो पूरा करेगी। इसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा सरकार को। आने वाला पूरा साल उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में लगेगा, उसको ठीक करने में लगेगा, जो चीजें बिगड़ी हैं उसको ठीक करने में लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट है पूर्णतः कहे चुनावी बजट रहेगा। तो जाहिर है, आपको लगता नहीं बहुत ज्यादा बोझ लोगों के ऊपर पड़ेगा। वैसे भी जीएसटी आने के बाद कर तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। एक्साइज, वैट, कुछ छोटे मोटे चीजें जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे ठीक है, जो यहाँ पे स्टेट के पास है। तो ऐसे बजट का बहुत सारा स्कोप तो नहीं है, लेकिन चुनावी बजट को देखते हुए लग रहा है कि आगे सरकार जो है कुछ कल्याणकारी, जैसे नारी लक्ष्मी 2 की बात हो रही है, एक हो गया है, तो महिलाओं को जो रिझाने की बात हो रही है, महिलाओं को, बच्चियों को, तो लाली लक्ष्मी 2 उसमें लागू किया जा सकता है। सरकार ने बहुत पहले अनाउंस कर दिया है कि लाली लक्ष्मी 2 लेके आएंगे। उसमें होता कुछ और लुक्रेटिव, कुछ और योजना, उसमें कुछ इंसेंटिव है। जैसे अभी सीएम ने अनाउंस किया है कि जब बच्चियां जब ग्रेजुएशन में जाएंगी, इंटरमीडिएट करने के बाद, तो उनको 25,000 रुपये मिलेंगे एक मुफ्त, एक पैसा। तो उन्होंने मानगी दिया है आने वाला बजट है उसमें और भी जो वर्ग हैं, उन्होंने कहा जो सफाई कामगार हैं, जो रेटिंग सिटी में रहते हैं, जो सिटी की रेटिंग होती है संस्था में, वो जहाँ पे 7 रेटिंग है, 5 रेटिंग है, तो उनको 7,000, 5,000, 3,000, 1,000 ऐसे देंगे। तो ऑलरेडी झलक दिखने लगी है। फिर जो बात हुई जैसे पिछले जो चुनाव में राम वनगमन पथ, गौशाला, ये सब इसका भी प्रोविजन कुछ ना कुछ रहेगा, सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि राम वनगमन पथ पिछले साल से इस साल, पिछले चुनाव से भी वो ऐसे ही मुद्दा बना हुआ है और कांग्रेस बार बार उठा रही है। तो सरकार वहां भी ध्यान देगी। सरकार ने 2-3 ऐसे सिटी है जिनको होली सिटी बनाने की बात की, तो उसमें धर्म का भी कहीं न कहीं उस पर रिफ्लेक्शन रहेगा। चुनाव हो गया, धर्म हो गया, लेकिन साथ में भी जो आप बात बता रहे थे, फैक्ट है कि रोजगार की समस्या है। और जैसे आपने महंगाई की बात की, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। सरकार क्या कर सकती है कि महंगाई थोड़ा निजात में है, रोजगार बढ़े हमारे पास, क्योंकि फिर कुछ दिख नहीं रहा बहुत चमत्कारी ऐसा कि रोजगार अचानक बढ़ जाएगा। ये सारी समस्याएं जो है वो सरकार सामने है, बजट से कैसे पूरा कर पाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। अच्छा, ये सारी चीजें जिनका आपने जिक्र किया, ये राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा इन पर हम बयानबाजी देखते हैं, सुनते हैं, रिएक्शंस नेताओं के आते हैं। इन सब से इतर अगर हम आम लोगों की बात करें सर, तो आम लोग कह रहे हैं, अभी हम गृहिणियों को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ती है तो रसोई का बजट बिगड़ जाता है। कुछ ऐसा प्रावधान सरकार करे कि हमारे रसोई का बजट ना बिगड़े, कुछ उसमें राहत मिले। गृहिणी ये भी कह रही हैं कि उनके बच्चे बाहर नौकरी के लिए ना जाएं, बाहर पढ़ाई के लिए ना जाएं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए। ये जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, इन पर कितनी उम्मीद सरकार से हम करें? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे यूक्रेन की बात हुई, यूक्रेन ने बहुत बड़ी चीज, जो हमारे सिस्टम का जो फ्लॉ है, जो सिस्टम है हमारे, एक गैप है, वो दिखा दिया। अब पहली बार पता चला रसिया के आक्रमण के बाद कि इतने बड़ी संख्या में हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे एजुकेशन सस्ता है। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे, एडमिशन हो भी जाएगा प्राइवेट कॉलेज में, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख खर्चा करना पड़ेगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो सिस्टम का फ्लॉ है। हमारे एजुकेशन में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा
तब तक संभव नहीं है। जो सरकारी कॉलेज है उसमें लिमिटेड सीट है, उनसे आप सारे बच्चों का आकांक्षा पूरी नहीं कर सकते हैं। फिर जो प्राइवेट कॉलेज चाहे इतने महंगे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, तो बच्चे कहाँ जाए? और अगर प्रोफेशनल उनको डिग्री नहीं मिलेगी तो जॉब कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट अब करे हमें ITI से उनको स्किल डेवलप करेंगे, उनका हम कुछ और वोकेशनल कोर्स लाएंगे जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, काम देगा। लेकिन सरकार सवाल यह है कि जब फैक्ट्री होंगी, वहां पे कारखाने होंगे, तभी तो रोजगार मिलेगा उनको। तो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, और इन्वेस्टमेंट तब आएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तब होगा जब गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट इन्वेस्ट तब करेगी जब पैसा होगा। तो सब एक साइकिल है देखा जाए तो सरकार अभी बहुत कांस्टेंट है। सरकार के पार्ट पे देखा जाए, बजट देखने में ठीक तो लगता है, लेकिन अगर बजट के पार्ट पे जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो सरकार के पार्ट बहुत कांस्टेंट है, बहुत चीजें पूरा नहीं कर सकती है। तो थोड़ा थोड़ा सब करेंगे, हो सकता है कुछ वेलफेयर स्कीम लॉन्च करें, जिसमें लॉरेंस स्कीम की बात की, तो थोड़ा कुछ हो जाएगा, कुछ गरीबों को मिल जाएगा, कुछ महिलाओं को मिल जाएगा, लेकिन सब एक विस्तृत रूप में हो पाए, ऐसा मुझे डाउट है ऐसा हो पाएगा। एक बड़ा फैक्टर युवाओं का भी है। युवाओं को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार के बजट से क्या उम्मीद युवा कर सकते हैं? क्या प्रावधान इसमें हो सकते हैं? देखिए युवा, जैसे अभी मैंने कहा कि सरकार पिछले साल भर से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर महीने हम एक रोजगार मेला लगाएंगे, और बहुत क्लियर है रोजगार मेले के नाम पे 5 तारीख को लगता है कि हम सरकारी रोजगार नहीं देने जा रहे हैं, सरकार में भर्ती नहीं हो रही है। ये युवाओं को समझ लेना चाहिए। तो जो भी युवा हैं जो खाली बैठे हुए हैं, जो रोजगार में है और अपना अपग्रेड करना चाहते हैं, तो जाहिर है उनको बिना ट्रेनिंग के रोजगार नहीं मिलेगा। तो सरकार का फोकस ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उससे जुड़ करके जो ITIs है या और जो सेक्टर है उनको ट्रेन किया जाए, ट्रेन करके रोजगार दिया जाए। लेकिन वो जितना कहने में आसान है उतना करने में उतना मुश्किल है, स्किल डेवलपमेंट। पिछले कमलनाथ सरकार ने कोशिश किया था, उन्होंने कहा कि जो नगर निगम है, जो सिविक बॉडीज है, वो लोगों को ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग क्या था? हंसी के पात्र बने हो कि आप ढोर चराएंगे, आप प्लम्बिंग वाला काम करेंगे, आप छोटे मोटे काम करेंगे, आप गाय चलाएंगे, इस तरह की बातें थी। अल्टीमेटली योजना फ्लॉप हो गई। तो गवर्नमेंट को कुछ बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। अभी भी आप इंडस्ट्री में चले जाइए, किसी भी, भोपाल में है, इंदौर में है, आज भी इंडस्ट्री कहते हैं कि हमें जो रोजगार, जो स्किल लोग चाहिए, स्किल लोग नहीं मिलते हैं, चाहे ड्राइवर हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो या और लोग हो, नहीं मिल रहे हैं। नहीं इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही सही। अगर ट्रेनिंग मिलने लगेगी तो ये जो गैप है वो भर जाएगा, युवा को रोजगार ही मिलेगा। तो लगता है सरकार को इस बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान ऐसा मुझे दिखेगा कि जो स्किल डेवलपमेंट की दिशा में काम होता हुआ दिखेगा। ठीक है, इस बार चाइल्ड बजट भी सरकार लेकर आ रही, सर इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सुनने में अच्छा लगता है, पहले कृषि बजट भी आ चुका है, लेकिन उसका फायदा यह है कि जो जैसे कृषि में और फार्मर्स को लेकर, किसानों को लेकर के जो डिफरेंट कंपोनेंट है, फार्मर हॉर्टिकल्चर भी आएगा, फार्मर एग्रीकल्चर में भी आएगा, फार्मर और भी जगह भी आएगा। ठीक है, तो जो सारी जगह चीजें हैं उनको अपनी जगह इकट्ठा करके उस बजट को एक जगह चर्चा करते हैं। कृषि कैबिनेट बैठती है, बात करती थी, लेकिन जब तक बजट नहीं बढ़ेगा उनके बारे में, जैसे 2022 चल रहा है, 2022 में किसानों की डबल हो जानी थी सरकार की मंशा के अनुसार। लेकिन चूंकि बीच में कोविड आ गया तो जाहिर है सरकार बोल सकती है कि चूंकि कोविड आ गया, हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, हम नहीं कर पाए, तो ठीक है 2-3 साल और सही। लेकिन जब तक उनका इनपुट कास्ट किसानों का कम नहीं होगा और उनका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जब तक मंडी नहीं मिलेगी तब तक उनका आय दुना नहीं। तो अभी हालत है मंडी में उनको रेट ठीक से मिल नहीं पा रहा है जो मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं पूरे हम जो बाजार रेट ठीक है, इसका जिक्र अभी हम कमलनाथ जी को सुन रहे थे। कमलनाथ जी भी जिक्र कर रहे थे कर्ज माफी का, किसानों का जिक्र होने की, और कहा कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपके पास अब मैं लौटूंगा, रंजन जी आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ कुलभूषण सक्सेना हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुलभूषण, आप ग्राउंड पर लगातार रह रहे हैं और क्या कह रहे हैं लोग, उम्मीदें क्या है बजट को लेकर? बहुत संक्षेप में चाहूंगा आपसे। बिल्कुल, जिस प्रकार से हम बजट की चर्चा करते हैं, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण ये बजट रहना वाला है। जिस प्रकार से 9 फरवरी को ये बजट पेश होगा और विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर रखी है कि बजट के बाद कैसे हम सरकार को घेरेंगे। अभी जो है नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने अपने निवास में बैठक बुलाई है। सबसे मुख्य एजेंडा और मुख्य बात यह है कि विपक्ष हमेशा जो है युवाओं की आवाज उठाता हुआ नजर आया। 2018 में भी ये देखा गया था कि जो बेरोजगार युवा हैं, कहीं ना कहीं उनको ढाल जो है बनाया गया था और उनकी आवाज उठाई गई थी।
2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उन्होंने युवाओं की आवाज उठाई थी। अब कोविड के बाद ये देखा गया है कि बड़ी संख्या में जो है युवा बेरोजगार है, तो यहाँ पे सबसे अधिक जो फोकस रहेगा विपक्ष का वो ये रहेगा, वो ये ध्यान रखेगी कि युवाओं को कितना रोजगार दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के बजट के बाद अब मध्य प्रदेश का बजट आ रहा है, ऐसी स्थिति में युवाओं को भी एक बड़ी उम्मीद है कि कोविड के दौरान हमने ये देखा है कि बड़ी संख्या में जो प्राइवेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, जो व्यापार है वो पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। तो अब युवा जो बेरोजगार हुए हैं इस 2 साल में, तो कहीं ना कहीं युवाओं को एक आस है कि इस बजट में जब सरकार का पिटारा खुलेगा, सरकार की जब पेटी खुलेगी, तो कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार दिया जाएगा। जो बड़े बड़े उद्योगपतियों से लगातार मुख्यमंत्री की कुछ समय से चर्चा चल रही है, उन्होंने मुलाकात की है कि उद्योगपति जल्द ही जो है मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे, तो कब तक वो निवेश होगा, कब तक ऐसी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जाएगा और जल्द से ये बहुत जरूरी है। इस बार युवा काफी ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं। रंजन जी, बहुत एक छोटा सा शार्प कमेंट आपका चाहूंगा। नरोत्तम मिश्रा जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि विपक्ष की सक्रियता बहुत ज्यादा जरूरी है। कमलनाथ को लेकर उन्होंने इस बात को कहा था। जी देखिए, विपक्ष अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सरकार अपनी बात कह के नहीं टाल सकती। विपक्ष की सक्रियता जरूरी है, पर सरकार को अपना काम देखना पड़ेगा। मुझे लगता है सरकार अपना काम देखे, विपक्ष को अपना काम करने दे। तो सरकार सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे युवा को रोजगार मिलेगा, कैसे महंगाई कम होगी, और मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, बहुत सारी चीजें सरकार करनी है। इसलिए मेरा सलाह है सरकार को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए विपक्ष के बजाय। ठीक है, बहुत शुक्रिया रंजन श्रीवास्तव जी आपका जुड़ने के लिए। कुलभूषण सक्सेना आपका बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो अब बजट कितना ज्यादा कड़ा लोगों की उम्मीदों पर उतरता है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।